सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं आईआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस। और आज का जो सेट है वो हमारा सेट 3 है गाइस। तो चलिए ये जो आपका आईआरबी एनटीपीसी 2024 का जो जीके जीएस है इनमें मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी। तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और उसका नोट बनाइएगा। इसमें जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी, तो नोट जरूर करते जाइएगा और नोट करिए और उसको रिविजन करिए। तो चलिए गाइस एक नए जोश और जुनून के साथ आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में जो है वो रेल लाइन सबसे अधिक है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेल लाइन जो सबसे ज्यादा अधिक है वो उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कितना किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 9000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है उत्तर प्रदेश में। कितना किलोमीटर लंबा है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9000 किलोमीटर जो है ये लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितना किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। तो ये जो है 9000 किलोमीटर जो है रेल मार्ग लंबा है, जो कि सबसे ज्यादा अधिक कहाँ है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है, तो उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है ये आता है, ये दूसरा सबसे अधिक जो रेल लाइन जो है ये किसमें लंबा रेल लाइन, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है ये कितना किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6169 किलोमीटर जो है ये लंबा रेल मार्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है महाराष्ट्र में, तो 6169 किलोमीटर जो है ये लंबा रेल मार्ग है। और उत्तर प्रदेश में कितना है गैस, तो उत्तर प्रदेश में ये आपको ध्यान रखना है कि लंबा रेल मार्ग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9000, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रेल मार्ग लंबा है सबसे। और उत्तर प्रदेश में 9000 है और महाराष्ट्र में जो है वो 6169 है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए, अगर आप लोगों को पता है कि रेल का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1950 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था गाइस, ध्यान रखिएगा। तो रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1950 में, ठीक है। ये भी आपको कब हुआ था गाइस, तो 1950 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1853 में जो है ये पहली बार ट्रेन चली थी। ये भी इसको भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, 1853 में जो है पहली ट्रेन चली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली ट्रेन चली थी 1853 में जो है ये पहली ट्रेन चली थी। और उस समय किस ब्रिटिश का शासन था, तो लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। तो पहली ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी, 1853 में। इस समय कौन किसका शासन था, तो लॉर्ड डलहौजी का था। उसके बाद आपको याद रखना है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में। तो यहाँ से जो है वो इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्रक की खोज है वो किसने की थी। तो आपको बताना है कि केंद्रक की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी लेवेन हॉक ने, ऑप्शन सी डी टूबे ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो है वो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है इसकी खोज अगर आपसे पूछ ले कि कब की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो केंद्र की खोज की थी। और इसकी खोज की थी जो 1831 में की थी। इसकी खोज कब की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1831 में की थी। उसके बाद जो है केंद्रक से रिलेटेड आपको एक प्रश्न रखना है, याद रखना है कि केंद्रक में क्या होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक में है ना डीएनए होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि केंद्रक में जो है ये क्या होता है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि केंद्रक में क्या होता है, डीएनए कहाँ होता है इस केंद्रक में। तो केंद्रक में डीएनए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि केंद्रक में क्या होता है, तो केंद्रक में डीएनए होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी।
सर रॉबर्ट हुक से आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने जो है ये कोशिका की खोज की थी, और ये जो है ये मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कोशिका की खोज तो की थी, मगर ये कौन सा कोशिका था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक मृत कोशिका था, यानी कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मृत कोशिका की खोज की थी वो किया था रॉबर्ट हुक ने, और जो है अगर इससे पूछे कि इन्होंने जो है इसकी खोज कब की थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने जो खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कब की थी रॉबर्ट हुक ने, तो 1665 ईस्वी में की थी। तो इन्होंने इसकी खोज कब की थी, तो 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डी डुवे का। डी डुवे ने जो है वो किसकी खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, जिसे कोशिका काटती थैली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी, डी डुवे ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने की थी। और पूछे कि डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज जो है वो कब की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में जो है इन्होंने खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कब की थी, तो 1955 ईस्वी में जो है इन्होंने खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर लिवेन हॉक की बात करें, तो इन्होंने जो खोज की थी ये किसकी खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये जीवित कोशिका की खोज की थी। तो अगर आपसे पूछे कि मृत कोशिका की खोज कौन की थी या जीवित कोशिका की खोज कौन की थी, तो यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसने की थी, तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो लिवेन हॉक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज जो है ये कब की थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि लेवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो 1674 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इन्होंने कब खोज की थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने जो खोज की थी वो 1674 ईस्वी में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जिस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उस मृदा को क्या कहते हैं, यानी कि जिस मिट्टी में जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेडल फर मृदा, ऑप्शन बी चारागाह मृदा, ऑप्शन सी पॉटजॉल मृदा, या ऑप्शन डी पेडोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाएगी उसे पेडोकल कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जिस मिट्टी में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा पाया जाएगा उसे आप ध्यान रखिएगा कि उस मिट्टी में जो है क्या होगा, क्षारीयता ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा उसमें क्या होगा, तो उसमें क्षारीयता भी अधिक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट याद करना है पेडोकल से कि इसमें क्या होता है, जिसमें क्षारीयता अधिक होगी उसे कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जिस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में होगी वो क्षारीयता मिट्टी होगी। ठीक है, यानी कि उसमें क्षारीयता जो होगी वो ज्यादा होगी। उसके बाद बात करते हैं इस पेडल फर मृदा की। पेडल फर मृदा की क्या होता है, इसमें जो है आयरन ऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जिसे जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है उसे पेडोकल कहते हैं। और जिस पेडल फर कहते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, तो पहले आपको याद रखना है कि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। और उसके बाद आपको बता दें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है guys, ये आपको ध्यान रखना है। आयरन ऑक्साइड और प्लस एल्युमिनियम की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेडल फर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसकी मात्रा, एल्युमिनियम की मात्रा। तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अत्यधिक होगा वो उसे पेडोकल कहेंगे, और जिसमें एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड होगा उसे हम पेडल फर मृदा कहेंगे। और इस ये मृदा में वहां पाई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहां वर्षा अधिक होगी ना ये मिट्टी वहीं पाई जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहां वर्षा अधिक होगी मिट्टी भी, ये वाली मिट्टी वहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक पॉइंट इसमें ये भी याद रखना है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है ना वो कम होती है। पेडल फर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो होती है वो कम होती है। उसके बाद चारागाह मृदा, चारागाह मृदा से जो है आपको एक चीज इसमें याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जैविक पदार्थों की मात्रा है ना वो अधिक होती है। तो चारागाह मृदा में क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये जैविक पदार्थों की मात्रा जो है आपको अधिक मिलेगी। तो जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक मिलेगी ये आपको ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं, चारागाह। और उसके बाद आपको याद रखना है कि जिसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मात्रा में होगा उसे पेडोकल, और जिसमें जो है आयरन ऑक्साइड और उसके बाद बात करते हैं एल्युमिनियम जिसमें ज्यादा होगा उसे पेडल फर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से इतना चीज जो है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के संस्थापक जो है वो कौन थे। यहाँ पे इतना ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको बताना है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजीत नाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी या ऑप्शन डी ऋषभ देव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऋषभ देव जो है ये है जैन धर्म के संस्थापक। बहुत लोगों को लगता है महावीर स्वामी, जो कि ये गलत है। महावीर स्वामी नहीं है गाइस। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभ देव है, और ये आपके जो है ये पहले तीर्थकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम तीर्थकर है, और आपको यहाँ से ये याद रखना है गाइस कि ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव। उसके बाद बात करते हैं कि ऋषभ देव का जो है ये प्रतीक चिन्ह क्या है गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सांड होगा या फिर बैल, जो इसका प्रतीक चिन्ह है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है गाइस, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है ऋषभ देव का, ये जो है गाइस आपको याद रखना है, इनका प्रतीक चिन्ह जो है ये सांड है या फिर आपको बैल रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। और इन ये जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है और जैन धर्म के संस्थापक भी है। उसके बाद अजीत नाथ की बात करते हैं गाइस। अजीत नाथ से आपको क्या याद रखना है गाइस, कि ये जो है ये आपके दूसरे तीर्थकर हैं। आपके दूसरे यानी कि पहले तीर्थकर हुए वो के ऋषभ देव हुए जो कि जैन धर्म के संस्थापक है। उसके बाद दूसरे तीर्थकर की बात करते गए, दूसरे तीर्थकर जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरे तीर्थकर जो है ये आपके अजीत नाथ है। ठीक है, उसके बाद इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये क्या है, तो अजीत नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है हाथी। हाथी जो है ये किनका प्रतीक चिन्ह है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो हाथी जो है ये आपके अजीत नाथ का जो है ये प्रतीक चिन्ह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह जो है वो पूछता ही है, ये आपको नोट कर लेना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पार्श्वनाथ की बात करेगा, तो पार्श्वनाथ जो है ये आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म के कैवें तीर्थकर थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था, सर्प। सर्प जो है ये किनका प्रतीक चिन्ह था, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महावीर स्वामी की बात करें तो ये आपके 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो महावीर स्वामी जो है ये आपके 24वें तीर्थकर थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। उसके बाद बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जो है वो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था ये सी। सी जो है ये किसका प्रतीक चिन्ह था गाइस, ध्यान रखिएगा। तो सी जो है ये महावीर स्वामी का था। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से कैमे तीर्थकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या ऑप्शन डी कावेरी नदी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह आपके भारत में उद्गम इसका नहीं होता है। और भी सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं, आपको अगर आपको ऑप्शन में दे दे सतलज नदी, इसका भी जो है आपको याद रखना है कि सतलज नदी का भी जो है ये भारत में नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सतलज नदी का भी उद्गम जो है ये कहाँ से नहीं होता है, भारत से नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें सिंधु नदी, सिंधु नदी का भी जो है ये उद्गम कहाँ से नहीं होता है गाइस, तो सिंधु नदी का भी जो उद्गम है ये भारत से नहीं होता है। और तीसरा आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद बात करते हैं इसकी ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ये उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ये उद्गम होता है गैस, ये आपको याद रखना है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ये होता है उद्गम होता है ये कहाँ से होता है गैस, तो ये आपको याद रखना है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो है ये किसका उद्गम होता है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है ये आपको ध्यान रखना है ये ब्रह्मपुत्र नदी का होता है। ठीक है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसके, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। उसके बाद है भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी आती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भारत की सबसे
चौड़ी नदी है और इसका उद्गम जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। उसके बाद इसकी अगर चौड़ी की बात करें गाइस कि इसकी चौड़ाई कहाँ कितनी है, तो आपको याद रखना है कि कहीं कहीं पे जो है ये 5 किलोमीटर है और कहीं कहीं पे जो है ये 10 किलोमीटर, यानी कि कहीं कहीं पे आपको 5 किलोमीटर देगा और कहीं कहीं पे जो है ये 10 किलोमीटर चौड़ाई देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि इसकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है वो कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका लंबाई भी पूछता है, तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है वो कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है गाइस 2900 किलोमीटर जो है ये किसकी लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कितना किलोमीटर लंबाई है, तो 2900 किलोमीटर। उसके बाद है आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों नदी मिलकर जो है ये किसका निर्माण करती है, तो सुंदरवन डेल्टा का। तो ये भी है, यहाँ पे गोदावरी नदी के ऊपर लिख देते गए, जिसको नोट कर लीजिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मिलकर किसका निर्माण करती है, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है ये कौन करती है, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये किसका निर्माण करती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये किसका निर्माण करती है, तो ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है ये किन दो नदियों के मिलने से होता है, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ये होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना चीज आपको याद रखना है, 3 नदी है जिनका भारत में उद्गम नहीं होता है, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं पे ये 5 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे ये 10 किलोमीटर है। उसके बाद है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर किसका निर्माण करती है, तो सुंदरवन डेल्टा का, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में या ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपका देहरादून में। इसके साथ साथ और कौन कौन सा अनुसंधान है जो कि आपको याद रखना है कि वन अनुसंधान। वन अनुसंधान जो कहाँ है ये भी आपको ध्यान रखना है कि वन अनुसंधान जो है ये आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो वन अनुसंधान जो है ये आपका देहरादून में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वन अनुसंधान कहाँ है, तो वन अनुसंधान देहरादून में। उसके बाद आपको याद रखना है पेट्रोलियम अनुसंधान। पेट्रोलियम अनुसंधान जो है गाइस ये कहाँ है, तो पेट्रोलियम अनुसंधान भी जो है ये आपका देहरादून में, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2-3 याद रखना है, जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया, पेट्रोलियम अनुसंधान हो गया और वन अनुसंधान जो हो गया ये आपका कहाँ है, तो ये आपका देहरादून में। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट जो है देहरादून से आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो देहरादून से ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको याद रखना है वन अनुसंधान और दूसरा आपको याद रखना है पेट्रोलियम अनुसंधान। उसके बाद लखनऊ से आपको याद रखना है कि लखनऊ में क्या है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ में, ठीक है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान पूछे अगर आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये कहाँ है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान कहाँ है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये भी लखनऊ में। और उसके बाद अगर बात करें वनस्पति अनुसंधान का, तो वनस्पति अनुसंधान भी गाइस ये आपका कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सड़क अनुसंधान। सड़क अनुसंधान का है ये आपको ध्यान रखना है कि सड़क अनुसंधान जो है ये आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो सड़क अनुसंधान का है तो सड़क अनुसंधान जो है ये आपका नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नई दिल्ली में बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कहाँ है तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये आपका कहाँ है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये भी आपका नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद से आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद का। तो इसमें से क्या पूछा जाता है कि आपका हैदराबाद से भूभौतिक अनुसंधान जो है ये कहाँ है, तो गाइज आपको ये याद रखना है कि भूभौतिक अनुसंधान जो है ये कहाँ है आपका, ये आपका हैदराबाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भूभौतिकी अनुसंधान जो कहाँ है गाइज, ये आपको याद रखना है। भूभौतिकी अनुसंधान जो है ये आपका हैदराबाद में। तो यहाँ से जो है आपको इतना चीज याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या संकेत करता है। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय फ्लैग है इसमें जो है एक जो होता है सफेद रंग होता है, ठीक है। तो सफेद रंग जो है ये किस चीज का प्रतीक है ये आपको बताना है। तो इसका जो है राष्ट्रीय ध्वज में जो है वो सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देश की ताकत और साहस का, ऑप्शन बी धर्म चक्र के साथ शांति तथा सत्य को संकेत करना, ऑप्शन सी देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग जो दर्शाता है वो देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कि ये देश के शुभ विकास और उर्वरता को कौन दर्शाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग दर्शाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने योग दर्शन की रचना की थी। तो आपको बताना है कि योग दर्शन की जो रचना की थी वो किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपिल ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कनाद ने, या ऑप्शन डी पतंजलि ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। योग दर्शन की जो रचना की थी वो किसने की थी, तो वो पतंजलि ने की थी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कपिल ने जो है ये किसकी रचना की थी, तो संख्या दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी। अगर ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया था कि संख्या दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी, कपिल ने की थी, और योग दर्शन की रचना पतंजलि ने की। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर दोनों में दर्शन लगाओ ना तो ध्यान से उनको नहीं हो पाता और गलत टिक कर पाते। तो गाइस आप लोग याद रखिएगा कि योग दर्शन की रचना पतंजलि के द्वारा किया गया था, और संख्या दर्शन की जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो कपिल के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन की रचना जो है ये किसके द्वारा की गई थी गाइस, तो न्याय दर्शन की जो रचना की थी गाइस वो गौतम के द्वारा जो है ये किसकी रचना की गई थी गाइस, अब ध्यान रखिएगा। तो गौतम के द्वारा जो रचना की गई थी वो न्याय दर्शन की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि न्याय दर्शन की रचना जो है किसके, तो न्याय दर्शन की जो रचना की गई थी guys, ये आपको ध्यान रखना है कि ये गौतम के द्वारा की गई थी। उसके बाद कनाद की बात करें तो कनाद जो ये किसकी रचना की थी, तो ये वैशेषिक दर्शन की रचना जो की थी ये किसने की थी, तो कनाद ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये संख्या दर्शन जो हो गया, या फिर योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, या वैशेषिक दर्शन हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करिए, इसको नोट कर लीजिएगा। कपिल के द्वारा जो है वो संख्या दर्शन की रचना की गई थी, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई थी, वैशेषिक दर्शन की रचना वो कनाद के द्वारा की गई थी, और योग दर्शन की रचना पतंजलि के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मकरों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो आपसे कहा पूछ रहा है कि मकरों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, और ये जो है यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मकरों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी, या ऑप्शन डी एरिनियोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एरिनियोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन कराता है, ये मकरों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें उत्तकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तकों का जो अध्ययन कहलाता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो ये उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो उत्तकों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं मायोलॉजी में। मायोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो मांसपेशियों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मांसपेशियों का अध्ययन जो कहलाता है ये मायोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऊतकों का अध्ययन जो कहलाता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, और मांसपेशियों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो मांसपेशियों का जो अध्ययन कहलाता है ये मायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो पैलियोंटोलॉजी में जो है ये जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो जीवाश्म का जो अध्ययन होता है वो पैलियोंटोलॉजी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, और मकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ से जो है वो चार चीजें आपकी क्लियर आउट हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जाकिर हुसैन जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी तबला से, ऑप्शन सी बांसुरी से, या ऑप्शन डी सरोद से। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जाकिर हुसैन जो है ये किससे संबंधित है, तो तबला से संबंधित है। उसके बाद बात करें तबला से और कौन संबंधित है, तो लतीफ खान। लतीफ खान जो है ये किससे संबंधित है, तो लतीफ खान जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है। लतीफ खान जो है ये किससे संबंधित है, तो तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये दोनों जो है ये तबला से संबंधित है। उसके बाद सितार की बात करते हैं, तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है ये किससे संबंधित है guys, ध्यान रखिएगा। तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर जो है ये किससे संबंधित है guys, इसको नोट करिएगा। तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार से संबंधित है। उसके बाद बांसुरी की बात करें तो बांसुरी से जो है ये कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो बांसुरी से जो है वो पन्ना लाल घोष। इसमें जो है दो नाम आप याद रखिएगा, एक पन्ना लाल घोष का जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बांसुरी के। और दूसरा आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये आप ध्यान रखिएगा। हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये किससे है, तो हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये है बांसुरी से, ठीक है। तो बांसुरी से दो व्यक्ति जो है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सरोद की बात करते हैं। सरोद से जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा प्रसिद्ध है, तो अगर सरोद की बात करें guys, तो सरोद में जो सबसे पहला जो नाम है आपको याद रखना है अमजद अली। अमजद अली जो है ये किससे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमजद अली जो सबसे प्रसिद्ध है वो सरोद से प्रसिद्ध है। तो एक आप नाम आपको याद रखना है अमजद अली का। उसके बाद दूसरा नाम आपको याद रखना है अमजद अली के बाद जो है दूसरा नाम वो है अली अकबर। अली अकबर जो है ये किससे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अली अकबर भी जो है ये सरोद से प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अली अकबर जो है ये किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अली अकबर जो है ये सरोद से है। और अमजद अली भी जो है ये किससे, तो अमजद अली भी जो है ये आपको ध्यान रखना है सरोद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसने अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको बताना है कि अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। लेकिन अनुवर्त सिद्धांत क्या था ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी लोकायत शाखा ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, या ऑप्शन डी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने। सो गाइस अनुवर्त सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो जैन धर्म ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के द्वारा जो है वो अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। जिसमें से आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी थे, इन्होंने 5 नियम ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्होंने 5 नियम दिए थे, ठीक है। महावीर स्वामी का जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था उनके बाद इन्होंने क्या किए थे, 5 नियम बताए थे। 5 नियम बताए थे जिसमें से 5 नियम जो है यही 5 नियम क्या कहलाता है अनुवर्त का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितने नियम बताए थे guys, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 नियम बताए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये 5 नियम कौन कौन सा नियम बताए थे, तो सबसे पहले इसमें जो था वो था अहिंसा। अहिंसा था जिसमें कि पहला नियम क्या क्या था गाइस, अहिंसा। अहिंसा में क्या कहा गया था ये आपको ध्यान रखना है। तो अहिंसा में क्या गया था कि हिंसा ना करना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या था गाइस, इसका अर्थ जो है हिंसा नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से भी था, तो आपको याद रखना अहिंसा यानी कि हिंसा न करना। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने दिया था, दूसरा कौन सा नियम बताया था, दूसरा जो इनका नियम था वो था, दूसरा नियम क्या था, सत्य। दूसरा कि हमेशा सत्य बोलना। दूसरा कौन सा नियम था, दूसरा था सत्य, कि हमेशा सत्य बोलना है। उसके बाद तीसरा जो है वो तीसरा नियम कौन सा था, तीसरा नियम था अस्तेय। अस्तेय मतलब यानी कि चोरी नहीं करना, ठीक है। तो तीसरा नियम इनका क्या था guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा नियम जो था वो था अस्तेय। उसका चौथा नियम इन्होंने क्या बताया था guys, याद देखिएगा। तो महावीर स्वामी ने चौथा नियम जो बताया था वो अपरिग्रह बताया था, ठीक है। चौथा ग्रह इनका क्या था, तो चौथा जो नियम था इनका अपरिग्रह था। इसमें क्या था guys, असत्य इसमें था चोरी नहीं करना। तीसरा में था अस्तेय का मतलब। अपरिग्रह में क्या था guys, इसमें था कि संपत्ति नहीं रखना, ठीक है। यानी कि इसमें क्या था, संपत्ति नहीं रखना। और पांचवा जो है जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पांचवा जो था इनका क्या था गाइस, पांचवा जो था इसका ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को वश में करना। तो पांचवा इसका नियम कौन सा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसका पांचवा नियम था। तो ये 5 नियम दिए गए थे जिन्हें अनुवर्त का सिद्धांत किया था, यानी कि जिसमें क्या था कि सभी भिक्षुओं को जो है इन 5 नियमों का पालन करना है। यानी कि जितने भी भिक्षु हैं इन सबको 5 नियमों का पालन करना है। मगर जो गृहस्थी जीवन वाले जीते थे ना उसमें थोड़ी सी कमी की गई थी, जिसे ही अनुवर्त का सिद्धांत दिया था। तो अनुवर्त का सिद्धांत जैन धर्म के द्वारा दिया गया था, जिसमें महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्होंने 5 नियम बताए थे। और इन्होंने 5 नियम कौन से बताए थे, अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 नियम बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि काली मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए सही नहीं है। यानी कि आपको बताने की काली मिट्टी जो है इसमें कौन सी फसल जो है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी गेहूं। सबसे पहले अगर बात करें कि काली मिट्टी के लिए जो फसल उपयुक्त नहीं है तो वो है गेहूं। गेहूं जो है ये जलोढ़ मृदा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। गेहूं या फिर धान जो है ये सब किसके लिए उपयुक्त है, तो गेहूं या फिर धान जो है ये किसके लिए उपयुक्त है guys, ये आपको ध्यान रखना है। ये जलोढ़ के लिए। ये किस मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जलोढ़ मृदा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। बाकी अगर बात करते हैं मूंगफली की, उसके बाद अगर बात करें कपास गन्ना ये सब जो है ये किस फसल के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी के। उसके बाद कुछ फसल और है जो कि काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी के लिए और कौन कौन सी फसल है, तो गैस अगर बात करें बाजरा, बाजरा भी जो है ये काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है। उसके बाद आपको याद रखना है बाजरा के अलावा ज्वार, ज्वार जो है ये भी काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। उसके बाद आपको याद रखना है मूंगफली कपास गन्ना तो है ही। उसके साथ साथ है आपको एक और याद रखना है तंबाकू, तंबाकू के लिए जो है ये कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो तंबाकू के लिए जो है ये काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि काली मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो अगर काली मिट्टी जो पूछेगी कहाँ पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये मिट्टी जो काली मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो है ये मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और काली मिट्टी के लिए कौन उपयुक्त है नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रख लेना है कि काली मिट्टी के लिए जो उपयुक्त है वो बाजरा ज्वार तंबाकू। उसके बाद अगर बात करें मूंगफली भी उपयुक्त है, कपास गन्ना सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त है गैस, ये बताइए। अगर सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो अगर पूछे, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं गैस, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है ये किस फसल के लिए, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है ये इस कपास के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त ये किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो कपास के लिए जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और इसे किस मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कपासी मिट्टी को जो है वो काली मिट्टी को जो है वो किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को दूसरा अन्य नाम क्या है इससे याद रखिएगा, इसे कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको एक चीज और याद कर लेना है कि इसके साथ इसमें और कौन सा फसल है जो उपयुक्त है, तो एक और फसल जो है इसको याद कर लीजिएगा, सोयाबीन। सोयाबीन भी जो है वो काली मिट्टी में की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी फसल, तो सोयाबीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होता है, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो अगर बात करें कि इसमें अगर बात करें कि यूकैरियोटिक की जो विशेषता है, ठीक है, यानी कि अगर इसकी विशेषता की बात करें कि इसमें किसकी विशेषता है, तो अगर विशेषता की बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक की जो विशेषता है वो सही होगा, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उपस्थित होता है गाइस, या करेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें इनमें कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है, तो ये भी आपको करेक्ट आंसर हो गया कि इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। उसके बाद अगर बात करें इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होता है, तो ये भी करेक्ट है, इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका भी उपस्थित होता है। लेकिन अगर इसमें बोले कि इनमें समसूत्री कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो ये गलत है। यानी कि आपके हिसाब से ये कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, तो ये जो नहीं है ना ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका का विभाजन जो है वो किसमें नहीं होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जो है गाइस आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक में जो है इसमें कोशिका का विभाजन जो है ना ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो है वो कोशिका का विभाजन होता है। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें जो जितना भी इसकी विशेषता है ना वो प्रोकैरियोटिक की विशेषता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। इनमें कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है, तो प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है, तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो इसमें केंद्रिका उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें इसमें जो है समसूत्री कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ये सब प्रोकैरियोटिक का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन मिलता है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस। तो बताइए कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो किस में है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामवेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में या ऑप्शन डी ऋग्वेद में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का वर्णन मिलता है वो मिलता है किसमें है, तो यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बलिदान विधि का वर्णन जो है ये किसमें मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। तो बलिदान विधि का जो वर्णन मिलता है गाइस, ये आप याद रखिएगा, बलिदान विधि का जो वर्णन मिलता है ये किसमें मिलता है, तो ये यजुर्वेद में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, बलिदान विधि का वर्णन। ठीक है, तो बलिदान विधि का भी वर्णन किसमें मिलता है, तो बलिदान विधि का वर्णन भी मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। और उसके साथ साथ यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है ये किसमें चलता है, तो ये यजुर्वेद में चलता है। उसके बाद अगर सामवेद की बात करें तो संगीतों का वेद, संगीतों का वेद जो है ये किसे कहा गया, अगर ये आपको ध्यान रखना है, तो संगीतों का वेद जो कहा गया वो कहा गया सामवेद का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे संगीतों का वेद कहा गया, यानी इसमें संगीतों का बहुत ज्यादा संगीत का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे संगीतों का वेद कहते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है, सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सा वेद है गाइस, तो याद रखिएगा कि सबसे नया वेद जो है वो किसे कहा गया है, तो सबसे नया वेद जो है ये किसे कहा गया गाइस, तो सबसे नया वेद जो है ये अथर्ववेद को कहा गया है। और अथर्ववेद में जो है ये किसका है, तो अथर्ववेद में जो है वो जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब किसका है, तो जादू टोना तंत्र मंत्र का जो वर्णन मिलता है ये किसमें मिलता है, तो जादू टोना तंत्र मंत्र का जो मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में, यानी कि जादू टोना और तंत्र मंत्र इससे संबंधित जो है ये कौन सा वेद संबंधित है, तो ये अथर्ववेद संबंधित है। उसके बाद ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, लेकिन इसे मंत्रों का वेद किसे कहा गया, तो मंत्रों का जो वेद कहा गया वो ऋग्वेद को कहा गया, यानी कि इसमें बहुत सारे मंत्र है, तो मंत्रों का वेद भी किसे कहा गया, तो मंत्रों का वेद जो है ये ऋग्वेद को कहा गया। अगर बात करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है गाइस, तो याद रखिएगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है गाइस, तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो बाल अधिकार को जो सुरक्षित किया गया है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है अनुच्छेद 25 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 के द्वारा या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाल अधिकार को जो सुरक्षित किया गया है वो अनुच्छेद 24 के द्वारा किया गया है। उसका बाद अनुच्छेद अगर 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता से जो है वो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो गाइस आपको याद रखना है कि धर्म की स्वतंत्रता से जो संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है कि धर्म की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से जो है वो अनुच्छेद 25 आपका संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी मैं लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 जो है ये किससे इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि अनुच्छेद 14 जो है ये किससे संबंधित है। ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया था कि विधि के समक्ष जो क्षमता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विधि के समक्ष जो है ये किसका है, तो गाइस यहाँ पे होगा समक्ष। ठीक है, तो विधि विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है ये किसके तहत है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विधि के समक्ष समता या फिर कानून के समक्ष समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद किसके तहत है, 14 के तहत है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्रीवियस प्रश्न था, तो गाइस ये सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 में जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किसमें गए, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जो है ये कौन सा है संबंधित, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 जो है ये किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जो संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 के संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य जो है वो स्थित था। तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य जो स्थित हुआ था ये जो है कि किस नदी के तट पर था, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी,
तो ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी के तट पर, या ऑप्शन डी कृष्णा नदी के तट पर। सो गाइस जो आपका जो है विजयनगर साम्राज्य था ये किस नदी के तट पर था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर था। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि तुंगभद्रा नदी का जो है ये पुराना नाम क्या था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तुंगभद्रा नदी का जो पुराना नाम था ये पंपा था। तो पंपा जो है इसका क्या नाम था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंपा जो है इसका पुराना नाम था। तो यहाँ पे पंपा होगा गाइस, लिख लीजिएगा कि पुराना नाम इसका क्या था गाइस, तो पंपा। इसका पुराना नाम क्या था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दिक्कत ना हो, ये आपको नोट कर लेना है कि पंपा जो है इसका पुराना नाम था। उसके बाद अगर बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना कब हुई थी, तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस वो 1336 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस ये आपको याद रखना है 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वो किन दोनों ने मिलकर की थी, तो इसकी स्थापना जो है ये दो लोगों ने मिलकर की थी, जिसमें पहला आपको नाम याद रखना है हरियर। हरियर ने मिलकर की थी, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का के द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था। ये किसका स्थापना किया गया था गाइस, तो आपको याद रखना है कि हरियर और बुक्का ने जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि जो है ये किस नदी के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि इसका तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम पंपा है। और इन्होंने 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है वो बहमनी से हमेशा संघर्ष चला है। तो अगर पूछे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस कि विजयनगर साम्राज्य का जो है वो किसके साथ संघर्ष चला है, तो बहमनी। बहमनी साम्राज्य से जो है ये आपको बहमनी बहमनी साम्राज्य से जो है इसका हमेशा से संघर्ष चला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है संघर्ष किसके साथ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहमनी साम्राज्य के साथ जो है इसका संघर्ष था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका संघर्ष किसके द्वारा था, तो बहमनी साम्राज्य के इसमें, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो क्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका राशि है विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। उसके बाद बात करते हैं मीटर। मीटर जो है ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो लंबाई का। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पास्कल। पास्कल जो है ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, आपको याद रखना है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। तो न्यूटन जो है ये किसका एसआई मात्रक है बताइएगा। तो न्यूटन जो है ये बल बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है वो किसे दर्शाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय, हम अभी इससे पहले बात किए थे जो कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग की बात किए थे, इसमें जो है केसरिया रंग की बात कही गई है। तो बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, ऑप्शन बी देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, ऑप्शन सी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत करता है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस, इस सबको नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा कि कौन सा चीज किसे दर्शाता है। तो गाइस इसमें अगर केसरिया रंग की बात करें तो केसरिया रंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देश की ताकत और साहस को जो दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, तो केसरिया रंग दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। यानी कि किसके शासन काल में जो है वो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था, वो किसके शासन काल में है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ था, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक के समय हुआ, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। तो सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अलाउद्दीन जो है खिलजी थे, ये खिलजी वंश के दूसरे है। ये किस वंश से संस्थापक थे, तो ये आपको याद रखना है कि ये किस वंश से संबंधित है। तो ये खिलजी वंश से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये खिलजी वंश के दूसरे ये थे। तो ये खिलजी वंश के कैमे शासक थे गाइस। तो खिलजी वंश के जो है वो दूसरे शासक कौन थे, तो खिलजी वंश के दूसरे शासक जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। उसके बाद इसके शासनकाल की बात करेंगे गाइस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय बहुत सारा प्रशासनिक सैनिक सुधार भी हुआ था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके सबसे जरूरी है शासनकाल। तो इसका जो शासनकाल था वो कब था गाइस? तो 1296 से लेकर के 1296 से लेकर इसका शासनकाल कब था? 1296 से 1316 ईस्वी। इसका जो शासनकाल था कब था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी जो था इसका शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। शासनकाल इसका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका शासनकाल कब था? 1216 से लेकर 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का कालखंड कब से कब तक माना गया, यानी कि पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक संस्कृति का जो कालखंड है वो कब से कब तक माना गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 10,000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 15,000 से 10,000 ईसा पूर्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड है गाइस वो 1500 से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व जो है ये पूर्व वैदिक का काल है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर वैदिक का काल, तो उत्तर वैदिक का काल जो है वो कब से कब तक है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर वैदिक का काल जो है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर वैदिक का कालखंड है गाइस, तो ठीक है, इस यहाँ से आपको जो है इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है कि उत्तर वैदिक का कालखंड कब से कब तक है या फिर पूर्व वैदिक का काल कब से कब तक है। तो होपफुली गाइस आप लोगों का जो है ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन आपको इतना मैं बता दूंगा इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सबको नोट जरूर कर लीजिएगा। एंड सेकंड चीज है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।